प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म साइंस संग्रह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो प्लीज हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और खूब मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। साथियों, आज क्लास 12 फिजिक्स के ऑप्टिक्स से मैं इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सबके लिए लेकर आया हूं। साथियों, ऑप्टिक्स आप लोग जानते हैं वहां से काफी अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में और ज्यादा मार्क्स कवर वहां से होता है। तो आज मैं आपके लिए हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में दोनों लैंग्वेजेस में आपके लिए क्वेश्चन लेकर के आया हूं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। मैं चाहूंगा कि आप सब लोग अंत तक इन सभी क्वेश्चन का एक बार प्रैक्टिस लगा लीजिए, क्योंकि ये पिछले सालों में पूछे गए सवाल है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मुझे लगता है कि आपको ये पूरा सेशन अच्छे से देख लेना चाहिए, बिना स्किप किए अंत तक इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग एक एक क्वेश्चन को समझते हुए चलेंगे। जैसे आपके सामने सबसे पहला सवाल आता है। सबसे पहला सवाल आता है कि वस्तु से छोटा आभासी प्रतिबिंब निम्नलिखित में से किस दर्पण से प्राप्त होता है। अब कौन सा दर्पण में आप वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं। आप सबको पता है समतल दर्पण में वस्तु के बराबर मिलता है, अवतल में प्रतिबिंब थोड़ा बड़ा भी मिल जाता है, लेकिन उत्तल दर्पण से हमें क्या मिलता है बच्चों? छोटा मिलता है। कन्वेक्स लेंस से। किससे बच्चों? कन्वेक्स से। चीजें समझ में आ गई? यहां तक बताएंगे सभी लोग, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। चलिए दूसरा, किस कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता हुआ नजर आता है। आप सब लोग जानते हैं कि हवा का बुलबुला जब पानी के अंदर जाएगा, हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता हुआ, क्योंकि वहां पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और आप सभी लोग जानते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन में जो पहला हमारा शर्त होता है वो यही होता है कि प्रकाश को सघन से विरल में प्रवेश करना चाहिए। सघन से विरल में प्रवेश करना चाहिए। सघन से विरल में प्रवेश करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हमारा हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तीसरा, जल और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः इतना दिया गया है, जल का कांच की अपेक्षा अपवर्तनांक क्या होगा। तो सबसे पहले इस टाइप के सवाल में जो वैल्यू दिया है उसको लिख लो। देखो ये जल का ये हो गया म्यू डब्ल्यू, मतलब जल का अपवर्तनांक 4/3, और म्यू जी, जी मतलब ग्लास कांच का 3/2। आपसे पूछा है जल का कांच की अपेक्षा, जल का कांच की अपेक्षा, अपेक्षा वाला नीचे हो गया, यानी म्यू डब्ल्यू बटा में म्यू जी। सॉल्व कर देना है। म्यू डब्ल्यू का वैल्यू कितना है? 4/3, और इसके नीचे म्यू जी हो जाएगा, कितना दिया है? 3/2। यानी इसको सॉल्व किया तो 4/3 गुना 2/3, तो 4 दूनी 8/9, 8/9 आ जाएगा। तो बच्चों ये इसलिए मैं एक सवाल ऐसा रखा कि अगर इस टाइप से और भी सवाल बने तो आप आराम से बना सकते हैं। आप आराम से बना सकते हैं। चलिए, चीजें समझ में आ गई? समझ में आ गई है? चलो आगे चलो। तरंग दैर्ध्य बढ़ने से अपवर्तनांक का मान पे क्या असर पड़ता है। आप लोग कुशी का समीकरण जरूर पढ़े होंगे। कुशी के समीकरण में आपने पढ़ा होगा म्यू बराबर ले लीजिए ए प्लस बी बटा में लेमडा स्क्वायर। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? हा? ये म्यू बराबर ए प्लस बी बटा में लेमडा स्क्वायर। अब आप सभी लोगों से मैं पूछना चाहूं तो आप आराम से इस बात पे होंगे कि सर हम इस समीकरण से यह बात कैसे पता करें कि इसमें लेमडा और म्यू का क्या संपर्क है। हम समीकरण से कैसे पहुंचे कि लेमडा और म्यू में क्या संपर्क है, संबंध है। आप यहीं से देख पा रहे हैं, बहुत आसानी से आपको दिख रहा होगा कि म्यू और लेमडा एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों? व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि म्यू ऊपर है लेमडा नीचे है। तो कुल मिला के म्यू बढ़ेगा तो लेमडा घटेगा, और लेमडा अगर बढ़ेगा तो म्यू घटेगा। तो भैया तरंग दैर्ध्य बढ़ने से अगर आप इसको बढ़ा रहे तो अपवर्तनांक का मान क्या होगा? घटेगा, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि घटता है। क्या होता है? ये वैल्यू घटता है। याद रखिएगा, वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय इंक्रीजिंग वेवलेंथ। जब आप वेवलेंथ को बढ़ाओगे, तरंग दैर्ध्य को बढ़ाओगे, तो अपवर्तनांक का मान घटेगा। और इसके विपरीत भी सवाल पूछा जा सकता है कि जब अपवर्तनांक का मान बढ़ाया जाए तो तरंग दैर्ध्य का मान क्या होगा। तो अपवर्तनांक जब बढ़ा दोगे तो तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ये कुशी का समीकरण है बच्चों। इस समीकरण से आप इस क्वेश्चन को आराम से रिलेट कर पाते हैं।
अगला, ऑप्टिकल फाइबर एक प्रकार का क्या है? ऑप्टिकल फाइबर आप सभी लोग जानते हैं, जिसके मुख्य 3 भाग होते हैं, जिसमें क्रोड, क्लैडिंग वगैरह आता है, फिर सबसे बाहरी परत जैकेट वाला होता है। इसमें क्या होता है, प्रकाश की तीव्रता जो है बिना क्षति हुए प्रकाश को हम जितना भी जिस रूप में यहां से वहां तक बहुत दूर तक पहुंचाना चाहते हैं तो हम आराम से पहुंचा पाते हैं, और इसके अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। यानी कि ट्रांसमिशन और वेवगाइड दोनों के लिए ये काम करता है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर दोनों के लिए, ठीक है। प्रकाश वर्ष दूरी का एक मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष दूरी का क्या होता है बच्चों? मात्रक होता है, दूरी का मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। अब आइए, क्लैडिंग का अपवर्तनांक क्रोड के अपवर्तनांक से कम होता है। आप सब लोग जानते हो ये क्रोड है, ये हमारा पूरा का पूरा ऑप्टिकल फाइबर टाइप का होता है ना, और ये क्या हो गया, क्रोड। अब इसके अंदर ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। क्या होता है बच्चों? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब क्लैडिंग का जो अपवर्तनांक होता है क्रोड के अपवर्तनांक से कम होता है, इसीलिए इसके अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी हो पाता है। क्या हो पाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी। अरे इस टाइम पे फोन किसका आने लगा भाई? चलो, हाँ, तो क्या होता है बच्चों? कम, और इसीलिए क्या हो पाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी हो पाता है। आगे चलिए, अब देखिए, पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस लेंस की तरह व्यवहार करता है? पानी के अंदर हवा का जो बुलबुला है वो अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। किस लेंस की तरह? अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है, कनकेव लेंस की तरह व्यवहार करता है। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? आप सब लोग जानते हो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आप सभी लोग जानते हो 2 मुख्य शर्त होता है, एक की प्रकाश की किरणें सघन से विरल में जानी चाहिए, और दूसरा कि आपको पता है क्रांतिक कोण वाला वैल्यू, ये सघन हो गया, सघन, और ये क्या हो गया? विरल हो गया। क्या होता है जब प्रकाश सघन से विरल में जाता है तो अभिलंब से दूर, ये मान हम और बढ़ाते चले जाते हैं, और बढ़ाते चले जाते हैं, बढ़ाते चले जाते हैं, तब तक इसी पे निकल गया। अब यहां पे ये 90 डिग्री हो गया, तो 90 डिग्री अपवर्तन कोण पे आपतन कोण को हम क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण, और उसका वैल्यू इससे ज्यादा जब हुआ, जैसे 90 डिग्री से ज्यादा हुआ अपवर्तन कोण का मान, कि ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया, यानी सघन से ही सघन में आ गया, तो ये देख रहे हो ना, इसी घटना को हम क्या कहते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। या आप लोग पढ़े होंगे। चलिए, जब श्वेत प्रकाश की किरण लेंस में प्रवेश करती है तो किसमें परिवर्तन होता है? देखिए, जब श्वेत प्रकाश की किरण लेंस में प्रवेश करेगी तो उसके वेग में भी असर पड़ेगा और तरंग दैर्ध्य दोनों पे भी असर पड़ेगा, दोनों में बदलाव होगा, दोनों में बदलाव होगा। कांच का अवतल लेंस को जब पानी में डुबाते हैं तो यह कैसा हो जाता है? कांच का अवतल लेंस जब आप पानी में डालोगे ना तो कम अपसारी होगा। अपसारी अभिसारी आप लोग कनेक्टेड होंगे इस चीज से। 2 उत्तल लेंस को एक दूसरे के साथ संपर्क में जोड़ देते हो तो उत्तल प्लस उत्तल उत्तलोत्तल, यानी उत्तल ही बनेगा। क्या बना? उत्तल ही बना। उत्तल प्लस उत्तल उत्तलोत्तल, तो उसको क्या कहते हैं भाई? ये तो उत्तल ही बना ना। तो जो हमारा परिणामी लेंस बना, समतुल्य लेंस बना, उसको हम क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट लेंस जो बना उसको क्या कहेंगे? ये कॉन्वेक्स होगा, यानी कि उत्तल होगा। अच्छा, एक सरल सूक्ष्मदर्शी से जो प्रतिबिंब बनता है वो किस तरह का बनता है? सरल सूक्ष्मदर्शी से, सूक्ष्मदर्शी में सरल सूक्ष्मदर्शी आता है, उसके बाद आता है आपका संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, है आता है कि नहीं होता है? तो ये सरल सूक्ष्मदर्शी की बात किया जिसमें काल्पनिक और सीधा बनता है प्रतिबिंब। काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक के साथ उल्टा नहीं होता है, लेकिन एक परिस्थिति में उल्टा जरूर होता है। जब बात आती है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अंतिम प्रतिबिंब की, तो वहां पर लास्ट इमेज जो बनता है, जो नेत्रिका द्वारा बनता है, वो आभासी के साथ उल्टा बनता है। तो आभासी और उल्टा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अंतिम प्रतिबिंब में लगेगा, लेकिन सरल सूक्ष्मदर्शी से जनरली क्या बनता है बच्चों? काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है। आगे चलो, किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता नली की लंबाई के क्या होता है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता नली की लंबाई की क्या होती है? देखो, संयुक्त सूक्ष्मदर्शन में आवर्धन क्षमता m बराबर क्या होता है? -L बटा में FO 1 प्लस D बटा में FE। FO क्या है? ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ, और ये आईपीस का फोकल लेंथ, यानी कि अभिदृश्यक जो होता है
अभिदृश्यक लेंस जो होता है उसका ये फोकस दूरी है और ये नेत्रिका की फोकस दूरी हो गई। अब यहां पर समझिए आवर्धन क्षमता नली के लंबाई से क्या रिलेट करता है, एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, यानी कि यहां पर एम को हम एल से सीधा समानुपाती मान सकते हैं, यानी कि सीधे रूप में बढ़ जाएगा, बढ़ने पर ये जैसे बढ़ेगा तो सीधा वो बढ़ेगा, यानी एम समानुपाती एल है। जब माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ाते हो तो आवर्धन क्षमता क्या होगा, बढ़ेगा ना, लंबाई बढ़ाओगे तो आवर्धन क्षमता बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, देखो ना यहाँ पे लंबाई यहाँ पे बढ़ाओगे तो क्या होगा, आवर्धन क्षमता भी बच्चों बढ़ जाएगा, क्लिक कर जाएगा, तो बढ़ती है, क्या होती है, बढ़ती है। चलो आगे देखो, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो पहले उसका प्रतिबिंब हमारे नेत्र लेंस के अंदर रेटिना पर ही बनता है, रेटिना पर वास्तविक और उल्टा बनता है, कैसा बनता है, उल्टा बनता है, परंतु हम उसे देख पाते हैं कैसा, सीधा, वो ऑप्टिक नर्व के थ्रू जो सूचना जाता है मस्तिष्क में उसके कारण हम देख पाते हैं, लेकिन बनता कैसा है, तो वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। चीजें क्लियर हो गई यहां तक। जब हम व्हेन वी लुक एट एन ऑब्जेक्ट तो जो प्रतिबिंब बना वो कैसा बना भाई, रेटिना पर रियल एंड इन्वर्टेड, भूलना नहीं है, रियल और इन्वर्टेड हो जाएगा। चलो क्लियर, आगे चलते हैं। किस प्रकार के दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हो, देखो जनरली निकट दृष्टि दोष है, दूरदृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखती है, दूर की वस्तु नहीं दिखती, यही होता है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिख जाती है, दूर की वस्तु नहीं दिखती है। दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिख जाती है, निकट की वस्तु नहीं दिखती है। अच्छा, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल दर्पण नहीं इस्तेमाल करते हैं ना, अवतल लेंस इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमें वस्तु को देखना है तो पारदर्शी पदार्थ चाहिए ना, और इसमें क्या होता है बच्चों, उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। चलिए, तो निकट दृष्टि दोष, अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। अच्छा, परावर्तक दूरदर्शक का अभिदृश्यक जो होता है, मैं आपको बता दूं, न्यूटन का जो परावर्तक दूरदर्शक था उसमें बच्चों एक अवतल दर्पण इस्तेमाल किया जाता है जिसकी फोकस दूरी ज्यादा होती है और द्वारक भी बड़ा होता है। ये क्या है, अवतल दर्पण है, क्या है, अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। तो जो परावर्तक दूरदर्शक होता है, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप कहते हैं इसको, इसमें जो अवतल दर्पण इस्तेमाल किया जाता है, याद रखना कि परावर्तक दूरदर्शक में किस दर्पण का इस्तेमाल होता है, तो अवतल दर्पण का, बाहर से रजती था ना, तो अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। और ये अवतल दर्पण छोटे द्वारक का नहीं होता है, इसका अपर्चर छोटा नहीं होता, बड़ा होता है और फोकस दूरी भी बड़ी होती है। तो याद रखिएगा, दिया नहीं है क्या जी, अधिक फोकस दूरी और बड़े द्वारक, हाँ यही चाहिए था, अधिक फोकस दूरी और बड़े द्वारक का होगा। क्लियर है ना, अधिक फोकस दूरी और बड़े द्वारक का, क्योंकि मैंने क्या बताया आपको कि फोकस दूरी ज्यादा होना चाहिए और द्वारक भी बड़ा, द्वारक इसको कहा जाता है। ये सामान्य समायोजन में खगोलीय दूरदर्शक की जो लंबाई होती है L बराबर FO प्लस में FE। FO क्या है बच्चों, अभिदृश्यक की फोकस दूरी, अभिदृश्यक लेंस जो होता है ना, ऑब्जेक्टिव लेंस जिसको कहा जाता है, ऑब्जेक्टिव इसीलिए O लिखा गया, लेंस की फोकस दूरी, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, और ये E से आईपीस हो गया, आईपीस मतलब नेत्रिका लेंस, ये जो है नेत्रिका की फोकस दूरी है, नेत्रिका की फोकस दूरी। तो L बराबर FO प्लस FE दोनों को जोड़ देते हैं तो नली की लंबाई का पता चल जाता है यहां पे है डी नंबर ऑप्शन, FO प्लस में FE। अगला सवाल, निकट दृष्टि दोष वाली आंख साफ साफ देख सकती है। अब निकट दृष्टि दोष का मतलब निकट की वस्तु साफ साफ दिखेगी और दूर का वस्तु साफ साफ नहीं दिखता है बच्चों। तो यहां पे हमारा सही जवाब क्या होगा कि निकट दृष्टि दोष वाली आंख निकट की वस्तु को साफ साफ देखती है। कहां की वस्तु को साफ साफ देख सकती है, आई विद मायोपिया कैन सी क्लैरिटी ऑब्जेक्ट्स दैट आर लाइंग, कहां पे भाई, यहां पे एट नियर बाई पॉइंट्स, निकट की वस्तु को देख सकती है। अच्छा, परावर्तक दूरबीन का अभिदृश्यक को अभी तुरंत पता चला, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था ना बच्चों, यहाँ पे कहीं पे तो पढ़ा था, यहाँ पे देखिए, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि जो परावर्तक दूरदर्शक होता है
उसमें हम अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? अवतल दर्पण। और इस अवतल दर्पण का द्वारक बड़ा होता है, फोकस दूरी भी बड़ी होती है। यही सवाल सेम बच्चों यहां पे पूछा गया। तो ये तो हमने पढ़ लिया। ये परावर्तक दूरबीन या दूरदर्शक, टेलीस्कोप ही कहते हैं ना इसको। टेलीस्कोप का मतलब दूरदर्शी या दूरबीन कह लो, जो दूर की वस्तुओं को देखने में। तो इसमें भी अपवर्तक और परावर्तक, यहां पे बात हो रही है परावर्तक दूरबीन की। उसमें जो अभिदृश्यक का काम करता है वो कौन काम करता है भाई? अवतल दर्पण काम करता है। कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण। चीजें क्लियर है यहां पे? किसी को कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए बच्चों, दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे चलो। आंख की निकट और दूर दोनों की वस्तुओं को साफ साफ देखने की जो क्षमता है, समंजन क्षमता, आप सब लोग जानते हो, पावर ऑफ अकोमोडेशन कहा जाता है। पावर ऑफ अकोमोडेशन यानी कि समंजन क्षमता। हमारी जो आंख है, स्वस्थ आंख, निकट की वस्तु को भी देख पाती है और सूर्य तारे को भी देख लेते हैं हम लोग। दूर की वस्तु को भी हम देख सकते हैं। यानी आंख की ये जो समायोजन करने की जो क्षमता है, इसी को समंजन क्षमता कहते हैं। और इसी में कहीं अगर डिस्टरबेंस आ जाता है बच्चों, हम निकट की वस्तु को, दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं, तो हमें कहते हैं कि दृष्टि दोष उत्पन्न हो गया है, जो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब बनता है। आपको पता है ये अभिदृश्यक और ये होता है बच्चों नेत्रिका। अब आपको पता होगा कि जो यहाँ के लिए ये जो वस्तु होता है, इसका प्रतिबिंब यहां बना, इसका क्या बना? प्रतिबिंब यहां पर बना। ये इसका प्रतिबिंब, इसके लिए ये क्या हो गया? वस्तु का काम करेगा। यानी अभिदृश्यक के वस्तु के द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब इसके लिए वस्तु का काम करेगा, और यहां से जो फाइनल यहां पर ये बनेगा वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा बनेगा बच्चों, वास्तविक और उल्टा बनेगा। तो वास्तविक और उल्टा, देखो वस्तु ऊपर था, अंतिम प्रतिबिंब नीचे हो गया, तो उल्टा तो वैसे ही हो गया। और डॉटेड क्या बताता है? काल्पनिक रेखा को बताता है। प्रतिबिंब काल्पनिक, सॉरी काल्पनिक और उल्टा होगा, आभासी और उल्टा, सॉरी बच्चों, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब आभासी और उल्टा बनता है। अच्छे से मिला लेना आप लोग। एक प्रिज्म से होकर गुजरने वाली श्वेत प्रकाश का न्यूनतम विचलित अवयव। आप सभी लोग इस चीज को जानते हैं कि अगर अपने पास एक प्रिज्म है, ये क्या है? प्रिज्म है। ये क्या हो गया बच्चों? प्रिज्म हो गया। अब यहां अगर कोई किरण सीधे रूप में जाती है, श्वेत प्रकाश, तो क्या होता है? ये श्वेत प्रकाश मान लीजिए कुछ इस तरीके से, मैं काला रंग का दिखा रहा हूं, तो ये 7 रंगों में बंटना होता है। इनको कितने रंगों में बंटना होता है? 7 रंगों में बंटना होता है। ये 7 रंगों में, ये ऐसे मैं दिखा देता हूं, आप लोग समझ जाना। अरे भाई तुम कहां भाग रहे हो? चलो, ये इस तरीके से होता है बच्चों। चूंकि अपवर्तन तो हो ही रहा है, वर्ण विक्षेपण भी तो कहते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, और एक ऐसे ले लिया 7। अब ये जो आप देख रहे हो ना, 7 रंगों की जो ये रंगीन पट्टी मिलती है बच्चों, इसको हम कहते हैं वर्णपट। और इसमें कलर का जो कॉम्बिनेशन रहता है नीचे से VIBGYOR, वाइब्ज्योर जिसको कहते हैं। ये V फॉर वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो सबसे कम विचलन अगर किसी का होता है तो रेड का होता है, लाल का होता है। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। और सबसे ज्यादा अगर विचलन किसी का पूछता है तो बैगनी का होता है। और सबसे कम तरंग दैर्ध्य अगर किसी का हुआ तो बैगनी का, और सबसे ज्यादा अगर किसी का तरंग दैर्ध्य हुआ तो रेड का हुआ, लाल का हुआ। इसलिए खतरे का संकेत लाल से दिया जाता है। इंद्रधनुष का निर्माण किस कारण से होता है? इंद्रधनुष का निर्माण तो भैया वर्ण विक्षेपण से होता है। वर्ण विक्षेपण की जब घटना होती है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता है, तब जाकर के इंद्रधनुष बनता है। हालांकि एक साथ में 2 इंद्रधनुष होते हैं, 2 इंद्रधनुष होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक इंद्रधनुष। अब देखिए ये सवाल फिर वापस आ गया कुशी के समीकरण से, आप इसको देख सकते हैं, म्यू बराबर A प्लस बी बटा में लेमडा स्क्वायर। हमने ये स्टार्टिंग में भी शायद दूसरे तीसरे नंबर सवाल पे हमने इसका चर्चा किया था बच्चों, कि तरंग दैर्ध्य बढ़ने से अपवर्तनांक का मान पे क्या असर पड़ेगा। भाई तरंग दैर्ध्य और अपवर्तनांक दोनों एक दूसरे का, ये तरंग दैर्ध्य है और ये अपवर्तनांक है। वेवलेंथ और ये क्या हो गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती हो रहा है।
ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे का, यानी कि एक बढ़ाओगे तो दूसरा घट जाएगा, दूसरा बढ़ाओगे तो ये घट जाएगा। तो कहने का मतलब कि तरंग दैर्ध्य बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है तो ये क्या होगा, घटेगा। बस सिंपल है, क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा, घट जाएगा। आकाश का रंग नीला मालूम पड़ता है, क्यों? क्योंकि वायुमंडल में आपको पता है कि धूल कण होते हैं, कण है जिसके कारण प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसी के कारण तो आकाश का रंग कैसा प्राप्त होता है, प्रतीत होता है बच्चों, नीला। तो ये प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ऑप्शन सी। पतले प्रिज्म से उत्पन्न विचलन, पतले प्रिज्म से विचलन जो उत्पन्न होता है उसमें क्या होता है बच्चों, डेल्टा बराबर म्यू माइनस 1 इंटू ए। म्यू क्या हो गया, अपवर्तनांक हो गया, ए क्या हो गया, अपवर्तक कोण हो गया। दो अपवर्तक सतहों के बीच के कोण को अपवर्तक कोण कहते हैं, ए वही एंगल है, एंगल है, अपवर्तक कोण कहते हैं। तो पतले प्रिज्म के लिए म्यू माइनस 1 इंटू ए हो जाता है, ये वैल्यू 28 का ए हो जाएगा। प्राथमिक इंद्रधनुष में दिखाई देता है भीतर की ओर किस रंग का चाप। देखो प्राथमिक और द्वितीयक दो प्रकार के इंद्रधनुष बनते हैं। हम अगर बात करते हैं प्राथमिक इंद्रधनुष की, तो प्राथमिक इंद्रधनुष में बच्चों दो चीज है, एक तो है भीतरी और एक है बच्चों बाहरी भाग, ठीक है। तो इसका भीतरी भाग जो होता है वो बैंगनी होता है। कैसा होता है बच्चों, बैंगनी कलर का होगा, और बाहरी भाग क्या होता है, लाल होता है, ठीक है ना। ये किसकी बात मैं कर रहा हूं, प्राथमिक की बात कर रहा हूं। लेकिन जब हम द्वितीयक इंद्रधनुष की बात करेंगे, सेकेंडरी की बात करेंगे, तो द्वितीयक इंद्रधनुष में बच्चों ये उल्टा हो जाता है, भीतरी सतह और बाहरी सतह बिल्कुल एक दूसरे का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाता है। कैसे उल्टा हो जाएगा, किस प्रकार से उल्टा, यानी जो भीतरी में इसका बैंगनी होता है, इसका बाहरी में बैंगनी हो जाएगा, ठीक है ना। और ये बाहरी का लाल, तो इसका भीतरी का क्या हो जाएगा, लाल हो जाता है। चीजें क्लियर हो गई। तो प्राथमिक इंद्रधनुष में भीतर की ओर कौन सा चाप दिखाई देगा, बैगनी दिखाई देगा। कौन सा दिखाई देगा, बैगनी, भीतर की ओर बैगनी और बाहर की ओर लाल। ये याद रखना, सभी लोग पूछ सकता है सवाल। और द्वितीयक इंद्रधनुष में दिखाई देता है भीतर की ओर, द्वितीयक में भीतर की ओर लाल रहता है, तो द्वितीयक में यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, लाल हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये 30 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट लगे मुझे, ये 30 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा अभी और भी है, एक और देख लो। प्रकाश के रंग का कारण क्या है, प्रकाश के रंग का कारण इसका तरंग दैर्ध्य होता है, वेवलेंथ के कारण। अच्छा, जब प्रकाश का संचरण, विशेष करके मोनोक्रोमेटिक लाइट की हम बात करें, एक वर्णी प्रकाश की बात करें, तो जब वो माध्यम बदलता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो उसके फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजेस नहीं आता है, आवृत्ति में बदलाव नहीं होता है। साथियों, हम लोगों ने आज ऑप्टिक्स का ये 32 सवाल किया, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। तो प्लीज आप सब लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि ऑप्टिक्स में मैंने सिर्फ 32 सवाल ही लिए हैं, हो सकता है मैं आगे और सवाल लेकर के आऊं, यह सर भी पढ़ाएं आप लोगों को। तो आज संडे था, मैं सोचा थोड़ा सा कुछ आप लोगों को बता देता हूं, मजा आ जाएगा आप लोगों को। तो आप लोग इस वीडियो पे कमेंट जरूर करके बताना कैसा लगा ये सेशन, और शेयर कर देना अपना सभी दोस्तों के साथ, अपने सभी दोस्तों के साथ एक बार आप लोग शेयर कर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच साथियों, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा जरा अपने सभी दोस्तों के साथ, तो ये वीडियो थोड़ा ज्यादा बच्चों तक पहुंच जाएगा, है ना। ऑल दी बेस्ट, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, उसमें कुछ लिंक है हमारे टेलीग्राम का, व्हाट्सएप चैनल का, इंस्टाग्राम का, जो भी है और चैनल है, अगर आप लोग उसमें जुड़ जाओगे तो क्या हो जाएगा, उससे आपको बहुत सारा बेनिफिट मिल जाता है, पीडीएफ मिल जाता है, नोटिफिकेशन बराबर मिलते रहता है, अपडेट्स मिलते रहता है, और ये आपका अपना परिवार है। थैंक यू सो मच साथियों। और हमारा एप्लीकेशन है साइंस संग्रह के नाम से, गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, इंस्टॉल करिए, और उसमें भर भर के सभी ये सारे पीडीएफ वहां पे आप फ्री में अवेल करिए, ये सारा चीज वहां पे है। ठीक है बच्चों, ऑल दी बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू। कमेंट का इंतजार कर रहा हूं आप लोगों का, ठीक है। चले, अब परमिशन है जाने की, चलता हूं, मिलते हैं फिर। स्वस्थ एवं सुखमय जीवन की मंगल कामनाएं। आप लोग खूब आगे तरक्की करिए, मेहनत करते रहिए, सकारात्मक ऊर्जा के साथ प्रतिदिन आगे बढ़ते रहो, मेहनत करो। मम्मी पापा के सपनों को पूरा करना है, अपने सपनों को पूरा करना है। भाड़ में जाए दुनिया, दुनिया क्या कर रही है फिक्र ही मत करो, आपको क्या करना है इसका चुनाव करो और आगे बढ़ो, ठीक है। और जज्बा एकदम रहना चाहिए, हौसला बुलंद होना बहुत जरूरी है। दुनिया का काम है कहने का, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, केयर मत करो, आप कैसे हो
आपको चरित्रवान होना बहुत जरूरी है, गुणवान होना बहुत जरूरी है, समय का सदुपयोग करना बहुत जरूरी है। चलिए, नहीं तो कहिएगा ज्यादा भाषण दे रहे हैं। हो गया। ऑल द बेस्ट बच्चों, कमेंट का वेट कर रहा हूं। बाय, टेक केयर।